This conference will now be recorded. Good morning, guys. ओके गाइस, तो कल हमने कहाँ तक देख लिया था? कल हमने यहाँ तक देखा था। इस वाले पार्ट तक हमने देखा और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स ताकि सब ज्वाइन हो जाए, ठीक है? और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके आगे का प्रोसेस बहुत आसान है, कोई वो टफ नहीं है, ठीक है?
ओके, तो आई होप सब आ चुके हैं, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का सेशन हमारा। तो गाइस पहले क्विक रिवीजन कर लें छोटा सा एक। तो कल हमने क्या करा था उसका एक छोटा सा रिकैप, और उस रिकैप के बाद आज हम क्या करने वाले हैं वो, क्योंकि प्रोसेस ऐसे ही चलता है। तो जैसा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था स्टेज 1 हमारा, कि सबसे पहले हमने क्या इंपोर्ट करा था, डेटा। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी, लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट हो गई थी, उसके बाद मैंने डेटा इंपोर्ट करा था। ओके, आई हैव टू सेट द वर्किंग डायरेक्टरी, क्योंकि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। तो मैंने क्या करा, इसको वर्किंग डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे करा, ये डेस्कटॉप पे। फिर मैंने उसकी इंफॉर्मेशन देखी कि उसमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं है, नल वैल्यूज निकली, उसका परसेंटेज देखा कितनी परसेंटेज है। फिर मैंने उसको क्या कर दिया, फिल कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख। उसके बाद मैंने उसका क्या निकाला, परसेंटेज, सारी मिसिंग वैल्यू फिलअप हो चुकी है। मैंने इसको डिस्क्राइब करके बताया था कल आपको, क्वांटाइल बताया था। फिर मैंने हिस्टो बॉक्स प्लॉट देखा, उसके आउटलायर ट्रीट कर दिए। आउटलायर ट्रीट कर दिए तो मैंने देखा इसके अंदर भी आउटलायर है, तो वो मैंने ट्रीट कर दिए थे। उसके बाद मैंने सारे डमीज बनाए, और डमीज का कल सफिक्स भी बताया था। उसके बाद क्या करा, डमीज जब हो गए तो उन डमीज को, जितने डमीज थे उनको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और बाकी सबको क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। एक्स और वाई को डिवाइड कर दिया था एक्स और वाई में। उसके बाद क्या करा, मैंने डेटा को स्प्लिट करा लिया ट्रेन और टेस्ट में। उसके बाद मैंने क्या लगाया, मैंने सबसे पहले OLS लगाया था, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर वाला। जब मैंने वो लगाया तो यहाँ से जो मेरे को वैल्यू मिली, कौन सी वाली, ये वाली, ये जो अभी मैट्रिक्स बन के आई, आप इसमें देख पा रहे होगे, आपके पास पी की कुछ वैल्यूज थी। कल यहीं थे कि नहीं थे भाई, कल यहीं पर तो थे हम, यस और नो। ओके, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था सर, हमारा जो ये वाला वेरिएबल है, मींस ये जो रिटायर है, ये स्टूडेंट है, ये अनएम्प्लॉयड वाला है, और ये प्राइमरी वाला जो है, सर ये वाले क्या है, ये सारे के सारे कैसे वेरिएबल्स हैं, जिनकी पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है, which means they show multi collinearity। देखो यहां पर ये भी बता रहा है, द कंडीशन नंबर इज लार्ज, दिस माइट इंडिकेट देयर आर स्ट्रॉन्ग मल्टीकोलिनिटी और अदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक साथ ड्रॉप नहीं करते, हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े वाले को लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं। तो इसमें देखा सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डेटा में से इसको हटाएंगे, और फिर से ये वाली टेबल बनाएंगे। तो देखते हैं फिर से टेबल बना के, मैंने अभी इसको इरेज करा। तो आज की क्लास में क्या करेंगे, हम वन बाय वन इनको डिलीट करेंगे और वन बाय वन टेबल बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने जो ये वाला था, इस वाले डेटा में से क्या ड्रॉप कर दिया, रिटायर वाला ड्रॉप कर दिया, और उस डेटा को किसकी इक्वल कर दिया, नया डेटा के। उस नए डेटा के बेसिस पे मैंने क्या बनाई, एक टेबल। तो ये स्टेज 1 है, जब मैंने रिटायर को रिमूव करा है, ये मैंने रिमूव कर दिया, ये एक टेबल बन गई मेरी। उस टेबल में जो डेटा है ना, उसमें रिटायर वाला नहीं है, और रिटायर वाला नहीं है तो आप देख पा रहे होगे, पहले जो एज की वैल्यू कुछ और आ रही थी, पर अब एज पे भी कुछ इफेक्ट आ गया। लेट मी मैक्सिमाइज दिस ऑल्सो, ये भी मैक्सिमाइज कर देता हूं मैं। देखो अब रिमूव हो गया एज वाला, रिटायर वाला। अब रिमूव क्या करना होगा आपको, ये प्राइमरी वाला, उसी ऑर्डर में चलने हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर प्राइमरी वाला डिग्री रिमूव करा। उससे कैसे रिमूव करा, जो डेटा लिया है वो कौन सा वाला लिया, वो मैंने ये वाला यूज करा, डेटा 1, क्योंकि भाई इससे वो कौन सा हट चुका, रिटायर वाला।
तो प्राइमरी वाले से हटाया स्टेज 2 में, तो जब प्राइमरी वाले से हटा के टेबल क्रिएट हुई मेरी स्टेज 2 के बाद, तो वो कैसी टेबल हुई, वो कुछ ऐसी टेबल हुई जिसके अंदर जो टेबल है उसके अंदर देखो पी वैल्यूज में क्या हुआ, अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसी स्टेज 3 और स्टेज 4 हमने क्या लगाया, इंप्लीमेंट करा, और स्टेज 3 और स्टेज 4 इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। स्टेज 3 इंप्लीमेंट हुआ, स्टेज 4 इंप्लीमेंट हुआ। जब स्टेज 4 इंप्लीमेंट हो गया उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल्स बचे वो क्या बचे, ये वाले बचे। और देखो जो नीचे एरर आ रहा था मल्टी कोर लिनियरिटी का, वो भी क्या हुआ, हट गया है। और ये क्या बता रहा है, जो स्टैंडर्ड एरे अज्यूम फॉर द कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ एरर इज करेक्टली स्पेसिफाइड। इसका मतलब है अब जो हमारी टेबल बनी है बिल्कुल सही बनी है। तो इस तरह से क्या करते हैं, आप एक एक करके हटाओगे, और ये सारी की सारी वैल्यूज आप देख रहे होगे पी की क्या है, लेस देन 0.05 है, यस और नो। तो आपका जो मॉडल बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा, वो इन 4 वेरिएबल के बेसिस पे बनेगा। बस ये 4 वेरिएबल ही रहेंगे आपके मॉडल। ये मेट्रो सिटी वाला है, ये मैरिटल स्टेटस वाला है, ये एजुकेशन वाला है, ये साइन इन सिंस डे है, और ये किसके है, एज के। आपने कहा सर एक काम करते हैं, अगर ये है तो इसका VIF चेक करते हैं। VIF चेक कर, तो VIF किसके लिए चेक करते थे बताना जरा। ये मैंने VIF चेक करा इसका, ओके सॉरी, I have to import all the ओके। VIF देखो जरा, VIF सारे के सारे VIF लेस देन 10 आ रहे हैं एक्सेप्ट द कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट वाले को तो लेने ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट तो हमने ऐड करा था ना। बट अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो फाइनल मॉडल से ये इक्वेशन बन सकती है कि नहीं बन सकती, आप बस इस टेबल को देखना और इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी इक्वेशन क्या होगी। चलो ऊपर आओ जरा, जरा ये टेबल देखो भाई, इस वाले टेबल के हिसाब से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यही बनेगी ना। देखना जरा, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं ये y इक्वल टू -8217.69 प्लस एज, और एज के अंदर कोफिशिएंट क्या रहेगा 35 प्लस दूसरा क्या होगा साइन इन, इसके अंदर क्या भेजोगे आप 193 प्लस यस, इसके अंदर क्या भेजोगे -895 एंड सो ऑन। यस और नो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये इक्वेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये क्या है गाइस, ये कोफिशिएंट है। मैं कह सकता हूं ये क्या है, मेरे बीटा है, और ये क्या है, मेरे एक्स है। बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, x1, x2, x3। क्लियर इनफ। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसके बाद आप क्या करोगे, आप बताओगे कि कौन कौन से वेरिएबल हैं जिन पे हमारा डेटा अप्लाई होगा। तो हमने क्या करा, कांस्टेंट को यहां से डिक्रीज कर दिया, और फाइनल जो वेरिएबल्स होंगे वो ये रहेंगे।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स टेस्ट है, एक्स टेस्ट में कौन से वेरिएबल लेंगे, केवल यही वाले। तो देखो मैंने क्या करा, एक्स टेस्ट से ये वाले डेटा को क्या करा, ड्रॉप कर दिया, बाकी रिटायर, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड और प्राइमरी वाले को तो ये रिमूव कर दिया। अब जो मेरा एक्स टेस्ट बचा है, अब जो मेरा एक्स टेस्ट बच रहा है वो मेरा क्या है, फाइनल डेटा है, जिसके बेसिस पे मैं क्या निकालूंगा, अपना रिजल्ट निकालूंगा। ये देखो, इस डेटा के बेसिस पे क्या निकालूंगा, रिजल्ट। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले क्या लिया, लीनियर मॉडल बनाया एक। अब आपको एसक्यूएल यूज करना है, आपने लीनियर मॉडल बनाया। लीनियर मॉडल बनाने के बाद आपने क्या करा, डेटा फिट करा। अब देखो, आप डेटा 4 भी कर सकते थे, डेटा 4 आपका ट्रेनिंग डेटा है, और वाई ट्रेन आपने ट्रेन कराया मॉडल को। मॉडल ट्रेन करने वाला आपने प्रिडिक्ट कराया किस पे, कैपिटल एक्स अंडरस्कोर टेस्ट पे। ये आपका प्रिडिक्शन आया। अब आपने क्या करा, प्रिडिक्शन वैल्यूज को प्रिंट करके देखी, तो आपने क्या लिया, वाई अंडरस्कोर प्रिंट कर दिया, ये वैल्यूज आ गई भाई। उन कंडीशंस पे ये प्रिडिक्शंस हुआ है। अभी प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल। क्या कहते हैं गाइस, रेसिडुअल या एरर। और जैसे अगर मैं बात करूं वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रिडिक्टेड की, तो इस वाले पॉइंट को मैं क्या समझता हूं कि सर ये तो मेरा क्या है, रेसिडुअल है, ये मेरा क्या है सर, एरर है। ये मेरा एरर है, ये क्या है, रेसिडुअल। अगर ये एरर और रेसिडुअल है तो मैं क्या कराऊंगा, मैं कहूंगा यार इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो पहले रेसिडुअल बना तो ले। तो हमने क्या करा, तो यहाँ पर देखो जरा, जस्ट सी देयर, मैंने क्या निकाला, मैंने सबसे पहले रेसिडुअल निकाला। मैंने कहा वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड जो वैल्यू है उनको क्या करा, डिक्रीज करा। अब जो वाई टेस्ट है और जो वाई प्रिडिक्टेड है वो मेरा क्या देगा, मैंने यहाँ पे प्रिंट करके देखा, क्या, रेसिडुअल या एरर। तो एरर और रेसिडुअल मैंने क्या निकाला, सबसे पहले रेसिडुअल्स निकाले। अब आपका क्या था, रेसिडुअल का जो मेन सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो मैंने एक काम करा, मैंने प्रिंट करके देखा, एनपी डॉट चलो अभी देखते हैं इसको एनपी डॉट करके सम देखें। बट सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने क्या करा, मैंने एक प्लॉट बनाया। प्लॉट किस में लिया, मैंने जॉइंट प्लॉट लिया। अब देखो जॉइंट प्लॉट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे को दो चीजें चाहिए इसमें। अब आपको ध्यान से देखना, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रेसिडुअल का प्लॉट चाहिए। मतलब रेसिडुअल का प्लॉट कुछ ऐसा आना चाहिए भाई, यूडीएफ होता है रेसिडुअल का पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरह से ही बना सकते थे, आप इसका हिस्टोग्राम भी प्लॉट कर सकते थे। अगर मैं करता, मैं कहता plt डॉट हिस्ट, और इसके अंदर पास कर देता रेस plt डॉट शो। तो आप इसका हिस्टोग्राम से भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। देखो जरा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं तो ये कॉन्टिन्यूस आएगा कि नहीं आएगा, रेसिडुअल का प्लॉट कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, एग्री और नॉट। बट हमें क्या करना है गाइस, हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, मुझे इसका जॉइंट प्लॉट बनाना है। तो जॉइंट प्लॉट बनाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सीबॉन। तो मैं देखो इधर आया, क्या लिखा, सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने एक फिगर बनाया plt डॉट फिगर से। उसके बाद क्या करा, मैंने लिखा sns डॉट डिस्ट प्लॉट, मतलब डिस्टेंस प्लॉट। और डिस्टेंस प्लॉट में मैंने क्या करा, एरर और रेसिडुअल बनाया और बिन दिया 15 का। बिन मतलब हर वैल्यू के बीच में गैप। उसके बाद क्या करा, मैंने फिगर का सब सब टाइटल डिफाइन करा।
और एक्स लेबल डिफाइन करा, क्योंकि उस पर क्या होंगे, रेसिडुअल प्लॉट होंगे, और इसको क्या करा मैंने, शो कर दिया। जैसे ही मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, देखो जॉइंट प्लॉट आया, मतलब ये बेसिकली डिक्स्ट प्लॉट है, और डिक्स्ट प्लॉट में जैसे जो मेरा था अभी नीचे वही मेरा यहाँ पर आया। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका फिगर साइज भी कन्फाइन कर देता हूँ, BLT डॉट। तो जरा देखो गाइस, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ हद तक यूनिफॉर्म है, बट यूनिमोडल कर्व है यूनिमोडल, बट ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब नियर स्लाइटली तो है ही है। यस और नो? तो भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि जो एरर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो स्लाइटली यूनिफॉर्म होना चाहिए, कि अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं तो मैं ये कह सकता हूं जितना राइट में है उतना ही पार्ट लेफ्ट में भी है। एग्री और नॉट? मतलब ये तो मेरा सही हो गया भाई, एक एजम्पशन तो सही हो गया। अब अगर बात करूं एजम्पशंस की, तो एजम्पशंस लेके चलना पड़ेगा ना। तो एजम्पशंस देखेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम देखते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अगर ग्राफ राइट स्क्यूड है तो मतलब अजम्पशन वॉयलेट हो गया। अगर राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड है ना ग्राफ की वैल्यू, तो ये समझना जो अजम्पशंस थे ना आपके एरर वाले, जो 4-5 अजम्पशंस मैंने लिखवाए थे, जो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं आप लोग से लीनियर रिग्रेशन के, वो क्या हो गए, वॉयलेट हो गए। वॉयलेट होने का मतलब क्या है भाई, उनमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई, आपको मॉडलिंग देखनी पड़ेगी क्या एरर है। आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 80% है, नियरली 1 है, तो हाँ ये कह सकते हैं कि डेटा काफी हद तक एक दूसरे पे क्या कर रहा होगा, कोलैप्स कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालोगे आप, आपने निकाला मीन स्क्वायर एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर। जैसे ही निकाला आप कहोगे सर इनकी वैल्यू तो बहुत बड़ी बड़ी है, तो देखो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू एरर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा ये आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर नियर अबाउट टू 1, इसका मतलब मॉडल काफी तरीके से अच्छा है। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपकी बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ के लिए वैल्यू। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ के लिए वैल्यू क्या, अब देखो हमने क्या करा, हमने नॉर्मल बनाया मॉडल। अगर मैं इसका ट्रेनिंग पार्ट अलग निकालता, ठीक है, टेस्टिंग अलग निकालता, ठीक है, और वैलिडेशन अलग निकालता, तो तीनों से मेरे को क्या निकलता, ये निकलता, एमएससी निकलता, 3 एमएससी निकलती, यहां से 3 एमएससी निकलती। इन तीनों एमएससी में मैं क्या देखता, सबसे पहले देखता बायस, फिर क्या देखता, वेरिएंस, और फिर मैं क्या बता देता कि ये मेरा क्या है, कौन सा मॉडल मेरा अच्छा है, कौन सा मॉडल मेरा बेकार है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, उस टाइम डीबीटी लगाते हैं। ठीक है, बट डीबीटी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम इसको कैसे देखेंगे मॉडल अच्छा है या नहीं, यूजिंग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। अपने मॉडल को क्रॉस वैलिडेट कराएंगे। तो जब मैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बता दूंगा कि तब उस टाइम कौन सा लीनियर रिग्रेशन आपके लिए अच्छा होगा। पर अभी हमने जो मॉडल बनाया है उसको अजम्पशंस पर टेस्ट करना बाकी है। तो चलिए हम चलते हैं अजम्पशंस पर टेस्ट करने के लिए। तो जो हमने assumptions बनाए थे गाइस, आप जानते हैं assumptions हमारे कौन से थे, 4 तरह के मैंने assumptions लिखवाए थे आप लोग को, शायद याद होंगे, याद है या नहीं, या सब भूल गए? सर थोड़ा बहुत याद है। तो बताओ पहला assumptions कौन सा था? What was the लीनियर first? एग्रीगेशन के ना Yes. सर, ऑल एक्स मतलब जो एक्स के वेरिएबल होते हैं वो मतलब लीनियर रिलेशनशिप में होने चाहिए आपका वाई के मॉडल साथ। हो गया, ठीक है,
आपका मॉडल हो गया कंप्लीट, आपको इतना करनी होती है। इसका वैलिडेशन कब होगा? आप देखो बचा हमारा क्या पार्ट है इसमें, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। किसके लिए? मॉडल इवेल्युएशन के लिए। जब मैं एक दो एल्गोरिथम और पढ़ा दूंगा तब मैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन बता दूंगा, ताकि आप उस पर भी और इस पर भी आप सेम वे में अप्लाई कर पाओ, दोनों में एक ही चीज पे अप्लाई हो। अब हमें क्या देखना पड़ेगा? अपने मॉडल को रूल्स के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या था? पहला रूल था दैट ऑल एक्स शुड हैव लीनियर रिलेशन विथ y। सारे x कौन से? x वो कौन से जो कॉन्टिन्यूअस होंगे, ना कि कैटेगोरिकल, ये भी याद रखना है। अगर देखा जाए plt डॉट प्लॉट, यहां पर अगर मैं बात करूं कौन से वाले डेटा की, मैं काम करता हूं, मैं ट्रेनिंग वाले डेटा की बात करता हूं। किसकी? मैं लेता हूं x अंडरस्कोर टेस्ट या y अंडरस्कोर टेस्ट की। तो टेस्टिंग या ट्रेनिंग में से ले लेते हैं, क्योंकि फाइनल डेटा मेरा वही बना, बट मेरा मेन डेटा में से भी है। तो मैं काम करता हूं यहाँ पे आके, सबसे पहले मेन डेटा मैंने किस नाम से लिया था? डेटा के नाम से लिया था, सॉरी। सो आई विल से डेटा, और एक काम करता हूँ डेटा में सबसे पहले कॉलम्स देखता हूँ, मैं सिर्फ डेटा डॉट कॉलम्स मैं रन कराया। यहाँ मिल गया plt डॉट प्लॉट। एक्स में क्या रखना है? एक्स में रखना पड़ेगा आपको एज, कॉमा। वाई में क्या रखना पड़ेगा? वाई में रखना पड़ेगा आपको डेटा परचेज अमाउंट। तो परचेज अमाउंट वाला ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में बताना है वेयर इज द परचेज अमाउंट। So I have taken, okay, here it is. plt dot where fixed size can you see this? What happened? Are you able to see this? What is happening down here? क्या ये हमारा कुछ शो हो रहा है? ओके, शायद सर गलती से एक्सेस इंटरचेंज हो गई होंगी। भाई कुछ का कहना ये भी हो सकता, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसको एक्सेस इंटरचेंज करता हूँ, कंट्रोल एक्स कॉमा कंट्रोल वी, और प्लॉट की जगह करता हूँ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हमें बताता है इसका रिलेशन, स्कैटरिंग कैसी। भाई स्कैटरिंग कुछ ऐसी है, बट अगर x रहेगा, y में ये रहता है, x में ये रहता है, तो x में तो एज ही आएगा। देखो जरा, इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स, भाई x में एज, y में तो यही रहेगा, कॉमा। स्कैटरिंग ऐसी है, क्या ये कोई लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रही है? नो। अब लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रही तो कैसा रिलेशन फॉलो कर रही है? भाई कोई ना कोई रिलेशन फॉलो कर रही है ना। तो एक काम करा हमने, क्या करा, इस पे वो कर दिया, नहीं कर रही है ना। देखो, अगर मैं इसका ट्रेंड बनाऊं तो ये कुछ ऐसा ट्रेंड की तरफ जा रही है तो स्लाइटली लीनियर ही ना, है तो सही। अरे भाई अगर डेटा एक साथ नहीं होगा, आपको ना देखना पड़ेगा कि ये लाइन, अच्छा ये ऐसे भी जा सकती है। बट आपने कहा सर यार ये वैल्यू जो है एज की और परचेज मेड की, परचेज मेड तो ये वाई है, एज ये है। तो सर कभी कभार अगर आपके पास ऐसा आ जाए ना, तो आप क्या करते हो? आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। आप क्या करते हो? आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या करते हो? जैसे अगर आपका डेटा लीनियर नहीं है तो आप उसको क्या करते हो? लीनियर में कन्वर्ट करते हो।
लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते, कैसे नहीं कन्वर्ट करते होंगे। चलो हम एक काम करते हैं, हम आते हैं कहाँ पर, एक्सेल पे, और एक्सेल पे देखते हैं हम कैसे करते होंगे। ठीक है, चल पहले एक्सेल पे बताता हूँ, फिर मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस पे ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सो लेट मी ओपन दिस पर्टिकुलर CSV और होप सो आज हम स्टार्ट कर पाएंगे अपना सेकंड पार्ट, इसका क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन होगा और एक उसमें मॉडलिंग भी पढ़ा पाऊंगा। तो जैसे कि ये मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक और शीट ले लेता हूँ so that you all can have a better visualization। जैसे डेटा है, मैं एक डेटा बनाता हूँ और डेटा काफी यूनिफॉर्म टाइप का डेटा होगा। जैसे मैं कहता हूँ एज और सैलरी का, और इसमें एज है 18, 25, 27, 30, 43, 46, 7, 39 एंड सो ऑन। और मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं इसमें रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ किसकी, सैलरी। तो इनने कहा सैलरी इसकी 2000 है, इसकी 5000 है, इसकी 10,000 है, सॉरी इसकी 30,000 है, इसकी 80,000 है, इसकी ये है, इसकी ये। ठीक है, ये बन गया आपका डेटा। अब अगर इस डेटा का मैंने क्या करा, मैंने इधर लिया और इस डेटा का क्या करा, इंसर्ट, और इंसर्ट में मैंने इधर आया, इंसर्ट में आने के बाद मैंने क्या करा, इसका स्कैटर प्लॉट बताओ। स्कैटर प्लॉट आया, इसका स्कैटर प्लॉट देखो कैसा आ रहा, कुछ ऐसा आ रहा, इसका स्कैटर प्लॉट आ रहा भाई, यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना यूनिफॉर्मिटी। तो अभी काम करते हैं, इसकी यूनिफॉर्मिटी बनाते हैं, और यूनिफॉर्मिटी बनाते टाइम क्या देखेंगे, काफी अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एक काम करता हूँ, जो एज है ना उसको इतनी ज्यादा ड्रास्टिक ना चेंज करके, Ctrl+X, Ctrl+Y, काम करता हूँ। अब इस पे देखता हूँ स्कैटर वाला, नहीं age is this, then age should be this, then age should be, ठीक, अब थोड़ा स्लाइड बेटर हो जाएगा। और डेटा काफी बड़ा होता है ना, तो ज्यादा अच्छी तरीके से देखने पर हम इसमें भी देख सकते हैं। अब आपको ज्यादा बेटर समझ में जाएगा क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे देखो डेटा ये आ रहा, क्या ये लीनियर है, अगर इसका ग्राफ बताओ देखूंगा, क्या ये लीनियर है, क्या ये लीनियर है, नहीं है, बिल्कुल किसी भी हद तक लीनियर नहीं है ये। तो हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें इसको लीनियर बनाना है। लीनियर का मतलब हमें इसका कुछ का ऐसा जाना चाहिए था, तो ये लीनियरिटी फॉलो करता। ये आपका लीनियर कर्व है, और ये आपका कैसा है, नॉट लीनियर कर्व। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इसको, इस वाले कर्व को किस में ट्रांसफॉर्म करना है, इस वाले कर्व में। I have to transform this particular curve into this. So how I will transform this particular curve into this? मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगा? तो हमारे पास जो मेथड दे रखे हैं, 6-7 तरह के दे रखे हैं, बट उसमें से सबसे फेमस है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। द मोस्ट फेमस वन इज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें, क्लोज, हम क्या लेंगे, हम इसका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, किसका, लॉग ऑफ सैलरी का। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, डेटा ट्रांसफॉर्म की वैल्यू छोटी हो जाती है तो स्लाइटली लीनियर जाती है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं इक्वल टू
अगर मैं लॉग लेता हूं, इसमें ये लूंगा कॉमा, आप इनिशियली बेस ले सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हम बेस जो चल रहा है वही चल रहा है। तो इसकी वैल्यू देखो उसने क्या करा, बेस 10 के बेसिस पे कर दी, इसको मैंने नीचे खींच दिया, सबका क्या हो गया, सबके लॉग निकल आए। अब एक काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर टेबल को कंट्रोल एक्स यहाँ कर देते हैं और इस पर्टिकुलर टेबल की एक कॉपी बना के क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको, और मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों का क्या करता हूँ, अब मैं इनका लेके क्या करता हूँ, प्लॉट बनाता हूँ। तो जरा देखो ये लीनियर बन गया कि नहीं बन गया, अब कुछ हद तक लीनियर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो, हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीनियर, मतलब जो आपका नॉन लीनियर डेटा है आप उसको लीनियर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो आपने क्या करा, बहुत बड़ी वैल्यू को बहुत छोटी वैल्यू में कन्फाइन कर दिया, तो वो क्या हो गया, पहले कर्व जा रहा था आपका ऐसा, पहले जो कर्व जा रहा था वो जा रहा था ऐसा, इस कर्व को कहां ले आए, लॉग लेने से यहां पर। तो कभी भी अगर आपका नॉन लीनियर हो, उसको लीनियर बनाने हो, तो क्या कर दोगे, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। अब आपके माइंड में आया होगा सर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन वहां कैसे करेंगे, ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इस डेटा को वहां पर लेके चलते हैं। भाई अगर आपके माइंड में ऐसी चीज है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपके डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ये असम्पशंस तो टेस्ट हो ही गई है, मैक्सिमम असम्पशंस टेस्ट हो ही चुकी हैं, तो मैं भी इसको हटा के ट्रांसफॉर्मेशन वाली कॉन्सेप्ट से बात करता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास ये डेटा है, जैसे मैंने लिख दिया एज इक्वल टू, और एज का जो डेटा है वो वहां से हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया, ये डेटा मैंने क्या कर दिया, पूरा कॉपी कर लिया, शायद यहाँ पेस्ट ना हो, और पेस्ट हो पता नहीं किस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में पेस्ट हुआ ही, मेरा डेटा है, सैलरी का डेटा है, तो सैलरी बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, इसमें सैलरी भी दे रखी है। सैलरी हो गई। अब इसका लीनियर प्लॉट बनाना है, तो मैं क्या लूंगा, मैं plt डॉट फिगर, और यहाँ क्या दूंगा, फिक्स साइज इक्वल टू 10,10, plt डॉट स्कैटर प्लॉट एज कॉमा सैलरी, और फिर क्या लूंगा, plt डॉट शो। भाई अगर आप यहाँ देखो, आपको दिख भी रहा होगा कि जो डेटा है वो कुछ ऐसा जा रहा है, देखो जरा, क्या ये लीनियर है, आई डोंट थिंक सो। नो नो, यू कैन चेंज, अगर आप पे एक्चुअल डेटा है यू कैन चेंज, बिकॉज यू हैव टू फिट योर मॉडल, ताकि मॉडल आपका ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए। तो आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि जब हम डेटा को चेंज करते हैं ना, हम एक्चुअली डेटा को चेंज ही नहीं करा, समझने की आप कोशिश करो, हमने डेटा को चेंज नहीं करा, हमने डेटा के अपीयरेंस को चेंज कर दिया है, उसकी वैल्यू अभी भी वही है, लॉग में ही तो वैल्यू है, एंटी आप उसका अपोजिट ले लोगे लॉग का, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू तो वही आ जाएगी ना। आप ओरिजिनल डेटा पे भी चेंज करते हो, एक्सेल फाइल में चेंज नहीं होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मेरे को देखो यहाँ पर इसको लॉग बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा इस वाले को, अब मेरे को क्या चाहिए, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लिख सकता, मैं लिख सकता, ये लॉग वैल्यू किसकी है, सैलरी की, इक्वल टू np डॉट लॉग
और इसके अंदर क्या दे सकता हूँ, इसके अंदर दे सकता हूँ सैलरी वाला, ठीक है। और अब एक काम करता हूँ, इस वाले को लेता हूँ ये, और इसके अंदर क्या देता हूँ, लॉग अंडरस्कोर सैलरी। ट्रांसफॉर्म करा यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या करा, प्रिंट करके दे। तो देखो ये लीनियर हो गया, कुछ हद तक लीनियर हो गया। यस और नो? तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे। अब आपने कहा नहीं सर इसको और थोड़ा, तो लॉग करके आप इसमें +1 भी करा सकते थे। यहाँ पे मैंने +1 कर देता तो क्या होता, हर लॉग वैल्यू में क्या हो जाता, 1 ऐड हो जाता। अब शायद जो वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज है, स्लाइट अबाउट। तो प्लस माइनस आप कर सकते हो, आपके ऊपर है कितना प्लस करने कितना माइनस करने। बट इस तरह से आप क्या कर सकते, वैल्यू को लीनियर बना सकते। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन 6 तरह के होते हैं, मैंने आपको एक तरह का बताया है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 6 टाइप्स। मैंने आपको एक तरह का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, ठीक है। कितने तरह के होते हैं देख लेते हैं जरा से, एक सेकंड। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये गाइस होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पा रहे होगे, हमारे पास लॉग ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, आर्क साइन या एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, पावर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, बीम स्मूथिंग दे रखी है, और मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। तो हमारे पास ना इतने तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने अभी मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा जगह यूज होता है वो कौन सा पढ़ा है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस पॉइंट 1 इज क्लियर गाइस, ये पॉइंट क्लियर हो आप लोग को? अब इसमें कोई डाउट हो तो आप बताओ। मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा तो आप इसमें देख पाओगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज होता है, हर एक डेटा लिखा हुआ है। जैसे अभी देखो हमने ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करा था, तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में जो डेटा आ रहा था, चार्ट आ रहा था हमारा, कुछ ऐसा आ रहा था, उसको मैंने कहां पर कंप्रेस कर दिया, लीनियर बना दिया। भाई मैंने भी यही दिखाया आप लोग को। तो उसमें क्या है, हर तरह से डिफाइन है। देखो अगर आपका डेटा वहां पर है, कहां पर, अगर उसमें स्क्यूनेस है तो आप स्क्यूनेस डेटा को भी यूनिफॉर्म बना सकते हैं। यूनिफॉर्म मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व है, कौन सा कर्व कब यूज होता है, रिड्यूस कौन सा करने को होता है, कौन सा ज्यादा बेटर है ना। तो रीजन क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के? नो नो, अगर आपको डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप आपके डेटा के एक कॉलम पे ट्रांसफॉर्म करोगे ना, जैसे मैंने अभी ट्रांसफॉर्म करा वैसे कर सकते हो। तो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन है लीनियर रिलेशनशिप डेवलप करना। एडिटिव रिलेशनशिप बनाना, रिड्यूस करना स्क्यूनेस को। तो ये कई सारे रीजंस होते हैं आप जिसके लिए यूज कर सकते हो। अब कब यूज करोगे भाई, अब माइंड में ये होगा ना, यूज कब करोगे, तो यूज तब करोगे, यूज कब करोगे जब आपके डेटा का कोई भी कॉलम नॉट लीनियर हो, लीनियर नहीं हो, दूसरा स्क्यूनेस हो,
तीसरा, अगर आपको एडिटिव रिलेशनशिप बनाने हैं भाई तभी करोगे क्या, अप्लाई कर देना ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई, अप्लाई करोगे। मैंने तो बहुत कम अप्लाई करा है क्योंकि डेटा काफी क्लीन मिलता था, पर कभी कभी जरूरत पड़ जाती थी, पर ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट। एडिटिव रिलेशनशिप मतलब आपको देखो, जैसे एडिटिव रिलेशनशिप मतलब जैसे किसी और दूसरे के साथ, जैसे एक टर्म तो आपका लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, तो आपने उसका टर्म देखा कि उसमें अगर मैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसमें इतना टर्म ऐड कर दूं तो ये उसी लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करना लगेगा। जैसे अभी मैंने करा था ना ऊपर, इस टर्म में कुछ ऐड कर दिया था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं एडिटिव। तो गाइस अभी ये पॉइंट क्लियर हुए सारे? यस और नो, ये पॉइंट क्लियर हो गया गाइस? तो आपका क्या हो गया, आपका ओवर हुआ रिग्रेशन, आपका रिग्रेशन वाला क्या हुआ, ओवर हो चुका है। सो रिग्रेशन पार्ट इज ओवर। आज से हम क्या करेंगे, आज से हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के फोल्ड मैं सुपरवाइज के साथ पढ़ाऊंगा। इसके साथ एक क्लासिफिकेशन मॉडलिंग करा दूं तो फिर मैं ना दो मॉडल को कंबाइन बता पाऊंगा के फोल्ड के साथ, क्योंकि फिर उसमें हाइपर पैरामीटर और फाइन ट्यूनिंग भी होगी ना गाइस। ठीक है ना सौरभ? आई विल टेल यू डेफिनेटली, और आई विल टेल यू मच मोर देन द कोर्स डिफाइंस इटसेल्फ। ओके, तो अब जैसे बात करूं सुपरवाइज मशीन लर्निंग की, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग है क्या, ये तो आपको पता ही है। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमने सबसे पहले क्या देखा, ये हमने देख लिया रिग्रेशन। यहां क्या होता है, हमने देखी प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग क्या देखी, कॉन्टिन्यूअस डेटा की। अब हम क्या देखें, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में हम क्या देखेंगे, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। तो सर दोनों ही जगह प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है, और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में हम क्या देखेंगे, इसमें क्लासेस या कैटेगरी या लेबल का प्रेडिक्शंस। मतलब आपका डेटा कैसा होगा, यहाँ पे बाइनरी या बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है गाइस, यहाँ पर ही प्रेडिक्टिव मॉडलिंग होती है और वहां पर ही प्रेडिक्टिव मॉडलिंग होती है। बट एक मॉडलिंग कॉन्टिन्यूअस डेटा पे चलती है, दूसरी मॉडल किस पे चलती है, कैटेगोरिकल डेटा पे। इसका मतलब जैसे अगर मैं कंपेयर करूं दो रिग्रेशंस को, जैसे ये है मेरा रिग्रेशन, इसका जो y आता था जिसको हम कहते थे डिपेंडेंट, उसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ ऐसी होती थी, सम टाइप। एग्जाम्पल के तौर पर अब जो मेरा क्लासिफिकेशन होगा ना, उसमें अगर मैं बात करूं y की, जो कि मेरा क्या होता है, डिपेंडेंट, उसमें जो वैल्यूज होंगी या तो वो क्या रहेंगी कैटेगरीज में, मतलब या तो कैट हो या क्या हो, डॉग हो, कॉमा, या तो पर्सन कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई केस यही होंगे कि नहीं होंगे, इसके ऊपर तो, इसके अलावा तो यार कोई केस नहीं हो सकते, यही केस होंगे। मॉडलिंग की बात करूं तो केस यही होंगे। तो आप ध्यान से देखो, जब आप देख पा रहे होगे कि जो y है आपका वो कंप्लीटली चेंज हो गया है सर, मतलब जो y की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली चेंज हो गई है, और y की जो वैल्यू कंप्लीटली चेंज कहां तक हुई है और कहां पर हुई है उसका ध्यान देखते हैं। तो जरा देखो, जरा y की जो वैल्यू चेंज हुई है, अगर मैं आपको एक ग्राफ बनाऊं, ऑटो कोरिलेशन,
ऑटो कोरिलेशन, चलो ठीक है, मैं अभी ऋषभ ने क्वेश्चन पूछा, आप लोग सब ध्यान से सुन लो। assumptions ऑटो कोरिलेशन का क्या है? ऑटो कोरिलेशन में क्या होता है कि आपका एरर जो होना चाहिए ना, वो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर टास्क। जैसे आपका ये x है और ये दूसरा x है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरा जो डेटा है x में और जो दूसरा डेटा है दूसरे x में, और मैं बोल रहा हूं इसमें कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है। मतलब ऑटो कोरिलेशन पहले तो बेसिकली टेस्ट किसके लिए करते हैं भाई, कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना। तो चलो इसको विजुअलाइजेशन देखते हैं, ऑटो कोरिलेशन का विजुअलाइजेशन प्लॉट कैसे होता होगा। ये विजुअली दिखता कैसा होगा, क्योंकि जब तक विजुअली नहीं देखोगे ना अच्छी तरीके से, उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलते हैं विजुअली देखने के लिए। अरे यार, वेयर इज माय डेटा? डेटा चला गया क्या? ओके, तो ये रहा आपका क्या, ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन इज कोरिलेशन ऑफ द एरर ओवर टाइम। तो आप ये नहीं चाहते हो कि जो आपका जो एरर हो ना, वो क्या करे, वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या करती रहे, इंक्रीज करती रहे। आप ये नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि उसमें कोई पैटर्न हो। पैटर्न मतलब या तो थोड़ा इंक्रीज करे, थोड़ा डिक्रीज करे, थोड़ा इंक्रीज करे, थोड़ा डिक्रीज करे, थोड़ा इंक्रीज करे, थोड़ा डिक्रीज करे। ऐसा ना हो भाई इंक्रीज बहुत करी, डिक्रीज तगड़ी तरीके से करा, फिर इंक्रीज थोड़ा करा, फिर डिक्रीज तरीके से करा। मतलब उसमें कोई एक यूनिफॉर्म पैटर्न होना चाहिए। तो वो टाइम के साथ जो उसकी एरर की वैल्यू है ना, वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही तो इंक्रीज ही हो रही, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही तो डिक्रीज ही हो रही। टाइम के साथ कोरिलेट होना चाहिए। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, घट रही बढ़ रही है तो वो पैटर्न कुछ ऐसा ही चलना चाहिए। उस फॉर्म को हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। और इस टेस्ट को पता करने के लिए हम क्या कहते हैं, डीवी वॉटसन टेस्ट, डार्विन वॉटसन। और उसकी वैल्यू स्लाइटली इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ओके, तो जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने मॉडल की, तो क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि सर जो कैट और डॉग, अगर मैं बात करूं कि जो मेरा फाइनल वेरिएबल y है, तो y में दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा। यस और नो भाई, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब आप कह सकते हो कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैं 0 को कुछ डिफाइन कर दूं। अगर 0 को मैं कहता हूं कैट और 1 को मैं कहता हूं डॉग, तो अगर मैं इसका बेसिकली जो चार्ट या प्लॉट हम कहते हैं, कर्व कहते हैं, जिसको लॉजिट फंक्शन या सिग्मॉइड कर्व के नाम से जानते हैं लोग, अगर बनाऊं तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 0 लिखूं, और यहां मैं क्या लिखूं, 1 लिखूं। ठीक है, तो मैं देखूं जो मेरा, अगर मैं फॉलो, अब जो देखो जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में क्या करता है, 1 और 0 में डिवाइड जरूर होता है, बट क्लासिफिकेशन में हमारे पास एल्गोरिथम एक नहीं है। तो क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हमारे पास देयर आर मल्टीपल चॉइस ऑफ एल्गोरिथम। इसमें जो एल्गोरिथम या कोड्स रहते होते हैं, चॉइस होती है, वो काफी सारे होती है। जो पहली होती है वो होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि क्या करती है,
वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। मतलब अभी मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि इस प्रिंसिपल में काफी सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो बेसिकली काम किसके कॉन्सेप्ट पे करती है, रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। किसके कॉन्सेप्ट पे काम करती है, रिग्रेशन के। कैसे रिग्रेशन पे काम करती है आज उसका मैं बताऊंगा थ्योरेटिकल, कल उसका प्रैक्टिकल देखेंगे, और प्रैक्टिकल के साथ हम उस पर एक मॉडल बनाएंगे। तो जैसे अब आप क्या करोगे, अब आपके मॉडल ना प्रिडिक्ट करके बताएंगे किसी पर्सन को डिजीज होगी या नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिडिक्टिव टाइप मॉडलिंग। और इसमें हम जीयूआई, इसको जीयूआई पे डिप्लॉय करना सीख लेंगे और वेब पे डिप्लॉय करना सीख लेंगे कि वेबसाइट पे कैसे मॉडल को डिप्लॉय करा जाता है। सेकंड जो एल्गोरिथम है आपकी वो है कौन सी गाइस, के नियरेस्ट नेबर। उसके बाद है गाइस नेव वाइस। उसके बाद गाइस आपके पास जो आती है वो आती है सपोर्ट वेक्टर। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन में गाइस इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, दूसरा है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं और ये आप रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और रिग्रेशन में कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा फिर, इसको मैं करता हूं, एक काम करता हूं, इस वाले पार्ट को करता हूं क्या, कॉपी, और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। मैं बता दूंगा कैसे अप्लाई होता है, डोंट वरी। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो सपोर्ट वेक्टर मशीन। आपको पता होना चाहिए ना, कोई कह दे कि हाँ सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए भी। यस आई विल टीच यू डेफिनेटली, कब हम क्लासिफिकेशन मॉडलिंग अप्लाई करेंगे अपने मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो आता है वो कौन सा आता है, डिसीजन ट्री। इसी डिसीजन ट्री में भी क्या होता है, एक होता है डिसीजन ट्री क्लासिफायर, और इसमें भी हम सेम बना क्या सकते हैं, इसमें भी हम सेम बना सकते हैं क्या, डिसीजन ट्री रिग्रेसर। पहले मैं आपको इसमें क्लासिफिकेशन में सपोर्ट वेक्टर मशीन और डिसीजन ट्री पढ़ा दूंगा, फिर मैं उन्हीं मॉडल्स को कहां पर अप्लाई करके दिखा दूंगा आपको रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में, ताकि आपके जो माइंड में डाउट है वो हट जाए। उसके बाद गाइस हम देखते हैं इसमें रैंडम फॉरेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एंसेंबल टेक्निक। लिखते हैं एंसेंबल, बोलते हैं एंसेंबल। तो ये गाइस क्या रहेगा हमारा, क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स रहेंगे। 7 एल्गोरिथम्स हैं, उन 7 एल्गोरिथम्स को हमें काफी अच्छे से देखना है। Ridge regression is also used for it is used for regression. Ridge regression and lasso and rigid NAD and rigid regression are used for regression problem. क्लासिफिकेशन नहीं, रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं वो एडवांस वर्जन है मशीन लर्निंग की। कोड सेम रहता है, देखो कोड सेम रहेगा, एसक्यूएल से आपको वो भी यूज करना पड़ेगा, कोड सेम रहेगा, कोड में कोई दिक्कत नहीं, डेटा क्लीनिंग सेम रहेगी, बस जो बैकएंड कॉन्सेप्ट है ना उसमें वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में बैकएंड पढ़ा था स्लोप निकालने से, वहां पर वो क्या कहता है वेटेड सम निकालते हैं। ठीक है, बैकएंड सेम, बैकएंड चेंज होगा, कोड तो सेम ही रहता है, कोड में कोई दिक्कत। ठीक है, ओके। तो आज हम सबसे पहली एल्गोरिथम से स्टार्ट करते हैं, जो कि कौन सी होगी हमारी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब ये किसकी पार्ट है, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। तो मशीन लर्निंग के पार्ट में बात करो, अगर मशीन लर्निंग के स्टेप्स करो,
तो सबसे जो पहला स्टेप था वो मेरा क्या था, डेटा कलेक्शन। दूसरा स्टेप क्या था, डेटा क्लीनिंग। और आज मैं आपको तीसरे स्टेप के बारे में बताऊंगा जिसको कहते हैं ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो हमने पहले नहीं करा था। आज हम ईडीए देखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्प्लिट कराते हैं एंड सेपरेट y एंड x। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने मॉडल फॉर्म करते हैं, उसको ट्रेन कराते हैं एंड टेस्ट कराते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मॉडल को इवेल्युएट करते हैं एंड ट्यून करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं मॉडल की। और उसके बाद फाइनल क्या करते हैं, हम फाइनल मॉडल फॉर्म करते हैं एंड एनालिसिस, उसका एनालिसिस चलता है। ठीक है। नहीं देखो ईडीए का जो, देखो ईडीए आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैंने वहां पे छूट गया था ईडीए, ठीक है, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। तो मैंने ईडीए रिग्रेशन टाइप नहीं होता, ईडीए रिग्रेशन टाइप नहीं होता, ईडीए रिग्रेशन में भी यूज हो सकता है, ईडीए क्लासिफिकेशन में यूज हो सकता है। ईडीए बेसिकली डेटा के अंदर झांकना है, मतलब बिना मशीन लर्निंग लगाए क्या मैं डेटा के अंदर से इनसाइड निकाल सकता हूं। ईडीए का मतलब वो होता है, ईडीए मतलब प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट हिडन पैटर्न फ्रॉम डेटा without applying machine learning algo to data। ट्यूनिंग मतलब जैसे आपके कुछ आपके जैसे मॉडल, आपका मॉडल होता है ना, जैसे आपका एक गाड़ी लेके आओ, आप एक नई गाड़ी लेके आओ और उसका एवरेज अच्छा नहीं आता है तो आप उसकी सर्विसिंग कराते हो ना। तो सेम वे में हम क्या करते हैं, मॉडल को अलग अलग पैरामीटर पे टेस्ट करते हैं। जब आप मॉडल बनाओगे तो मॉडल के अंदर भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को हम चेंज करते हैं और जिस वैल्यू पे हमारी एक्यूरेसी मैक्सिमम हिट होती है वही हमारे लिए फाइनल मॉडल बन जाता है। तो मॉडल ट्यूनिंग में एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक चीज पे आएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है। मॉडल ट्यूनिंग मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो हाइपर पैरामीटर होते हैं ऑफ मॉडल, उनकी बेस्ट और ऑप्टिमम वैल्यू देखता हूँ, इसके अकॉर्डिंग क्या बनाऊंगा, फाइनल मॉडल बनाऊंगा। तो जैसे आएगा ना, जब मॉडल ट्यूनिंग आएगी तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, डोंट वरी। ठीक है। तो स्टार्ट करें हम ईडीए अपना। कैन वी स्टार्ट ईडीए? ओके। तो गाइज आपके पास एक डेटा सेट होगा आपके ग्रुप में, टाइटैनिक वाला, यस और नो? टाइटैनिक वाला है या नहीं, आरएमएस टाइटैनिक? नो। ओके। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कैगल से। कैगल से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको ये लिखा, यहाँ पे आया, मैं इस पे क्लिक कर दिया। जस्ट अ सेकेंड। कैगल, और कैगल से मैंने क्या उठाया, टाइटैनिक, और हिट कर दिया। डायरेक्टली क्या लेगा मुझे, टाइटैनिक डेटा सेट पे लेगा कैगल के। तो आप कैगल से डाउनलोड कर सकते हो। कैगल ओपन हो गया, ये है टाइटैनिक का डेटा सेट। बेसिकली कंपटीशन है डेटा सेट का। ठीक है। बट मुझे डेटा चाहिए तो आपने डेटा पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जैसे आप डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कई सारे डेटा सेट आ जाएंगे। अभी तो कोरोना वायरस का डेटा सेट चैलेंज चल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने ये लिया, मैंने यहाँ पे लिखा टाइटैनिक।
ये आ गया टाइटैनिक मशीन लर्निंग डिजास्टर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये है डेटा। अब इस डेटा को सबमिट करने तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं, ये तो मशीन लर्निंग चैलेंज है टाइटैनिक का, टाइटैनिक वाली मेन पे जाता हूँ डेटा उठाने। तो आप डेटा यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे से टाइटैनिक डेटा साइंस सॉल्यूशन दे रखा है, ट्यूटोरियल दे रखा है। तो ये बंदे क्या करते हैं, ये अपने अपने वर्क को यहाँ पर आप पब्लिश भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई मॉडल बनाया, आपने अपना गैगल अकाउंट लिया और उस पर लिख दिया हर चीज। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उस फॉर्म में आपके क्या रहते हैं, वर्क लिखे होते हैं सारे के सारे। तो जैसे मैं काम करता हूँ, मैं डेटा ले लेता हूँ, पर डेटा कहाँ मिलेगा भाई, कहीं ना कहीं है इसका डेटा, इसने कहीं रखा है डेटा। चलो देखते हैं इसने इनने डेटा कहाँ पर रखा है। देखो यहाँ पे हर एक चीज दे रखी है उस बंदे ने, कैसे उसका है, क्या नहीं करा है। ठीक है, तो आई वांट टू फाइंड द डेटा फर्स्ट। डेटा कहाँ पर दे रखा है भाई, वेयर यू हैव हाइडेड द डेटा। सो हियर इज द डेटा, इन्हें आखिरी में डेटा ले रखा है। ये डेटा दे रखा है। तो जैसे क्या ले सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रेन सीएसवी को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से आप क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग वाला डेटा डाउनलोड हो जाएगा। ट्रेनिंग टेस्टिंग, इन्हें देखो ट्रेनिंग अलग ले रखा है और टेस्टिंग डेटा अलग ले रखा है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग वाला डाउनलोड कर लेते हैं। ट्रेनिंग डाउनलोड हो गया। आप यहाँ से टेस्टिंग भी डाउनलोड कर सकते थे, तो आपका टेस्टिंग डेटा भी आपके पास आ जाता। तो यहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग और टेस्टिंग अलग दे रखा, जबकि हम क्या करते हैं, अपने डेटा में से ट्रेनिंग निकालते हैं, अपने में से टेस्टिंग निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट अलग हो जाता है, बट इनने यहाँ पे क्या दे रखा है, सेपरेट दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ओरिजिनल डेटा रखा है, मैं उससे ले लेता हूँ, बट मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। बट अभी काम करने के लिए आप कैगल से ले सकते हैं, उस फॉर्मेशन में, उस तरह से। वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैं काम करता हूँ, मैं अपने वाले डेटा ले लेता हूँ। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ये डेटा आपके पास चला जाएगा। ओ, ऑलरेडी डेस्कटॉप पर फाइल पड़ी थी। तो एक काम करते हो, इस फाइल की प्रॉपर्टीज में जाके क्या करता हूँ, इसका नेम ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसका नेम ले लिया, यहाँ पर आ गए। अब एक काम करा, सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं आज, हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने करा इंपोर्ट pandas std, import matplotlib dot splt ps np। तो ये क्या करा, मैंने इसको ले लिया, ये हो गया। अब क्या करा, मैंने डेटा बनाया, डेटा इक्वल टू np सॉरी p डॉट रीड अंडरस्कोर csv डॉट csv। डेटा आ गया मेरा। अब डेटा में मैंने क्या करा, इसको रन करके देखा, सारा डेटा मेरा आया है नहीं है। तो जैसे आपके पास डेटा आ गया, अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि इस डेटा में आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो हम क्या चलते हैं गाइस, हम चलते हैं डेटा के ऊपर, क्योंकि टाइटैनिक डेटा को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा उसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। और आज मैं जो आपको बताऊंगा, वो क्या बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा ईडीए, और क्या यूज करके, यूजिंग सीबॉर्न। हम देखेंगे ईडीए यूजिंग सीबॉर्न। ठीक है, तो जैसे अब मैं कहां पर आया, मैं अपने डेटा पर आया। डेटा कहां पर है भाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन तब सीखेंगे जब हमारा पूरा डेटा के इनसाइड निकालना भी सीख जाएंगे। भाई कभी कभार आपके पास ऐसे सिचुएशन आ गई जहां पे आपको ईडीए करके देना है किसी को, और आप कहोगे सर ने ईडीए पढ़ाया ही नहीं है। ईडीए भी समझ लो, ईडीए कैसे होता है। ईडीए सेल्फ क्वेश्चन एनालिसिस होता है, कि सेल्फली आप पूछ रहे हो क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे, पहले हम डेटा को ओपन करते हैं, और उसमें बता पाऊंगा कि ये लीनियर रिग्रेशन नहीं है, ये कौन सा वाला है, क्लासिफिकेशन वाला है, ना कि लीनियर और मल्टी लीनियर है।
तो जबकि ऐसा कि आप देख पा रहे होगे डेटा को, ये डेटा है। अब देखो टाइटैनिक तो मूवी आप लोग ने भी देखी होगी, काफी फेमस मूवी रही है टाइटैनिक, है ना। तो उस टाइटैनिक मूवी में आप जानते होगे सबसे पहला जो कॉलम दे रखा है, अभी आप केवल कॉलम पर फोकस करेंगे, केवल इन पर फोकस करेंगे जिसको मैं येलो मार्क से कर रहा हूं, जिनको मैं येलो से कर दिया केवल आप उन पर फोकस करेंगे। तो आप देख पा रहे होगे जो सबसे पहली जो क्लास है जिसको कहते हैं पी क्लास। पी क्लास क्या है? पैसेंजर की क्लास। आपने देखा होगा जैक डॉसन थर्ड क्लास का पैसेंजर था, जबकि केट विंसलेट कौन सी क्लास की पैसेंजर थी? फर्स्ट क्लास की, ऐसी सेकंड क्लास की। तो जो पहला वेरिएबल मिला वो क्या मिला? पैसेंजर क्लास। जो दूसरा वेरिएबल मिला वो क्या है? सर्वाइव, कि जब एक्सीडेंट हुआ था या डिजास्टर हुआ था, टाइटैनिक उस आइसबर्ग से हिट हुआ था, तो जो पैसेंजर बचा और जो पैसेंजर नहीं बचा तो उसको सर्वाइव वाली क्लास में रखा गया है, 1 और 0 में। और आप जानते हैं आपकी केस स्टडी की प्रॉब्लम क्या है? टू फाइंड आउट और टू प्रेडिक्ट विच ऑफ द पैसेंजर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आरएमएस टाइटैनिक डाइड और लिव्ड। मतलब भाई डिजास्टर हुआ, डिजास्टर होने के बाद आपको प्रेडिक्ट करना है कि वो पर्सन बचा या नहीं बचा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे जो ये वाला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है सर्वाइव वाला, ये जो सर्वाइव वाला कॉलम है, अब आपको पता पड़ गई होगी कि ये वाला जो कॉलम है सर्वाइव वाला वो कैसा है आपका? वो है आपका वाई। तो वाई है तो मैं इसको किससे डिफाइन कर देता हूँ? ग्रीन से। ये सर्वाइव वाला कॉलम हो गया मेरा। सर्वाइव मतलब बेसिकली जो मेरा वाई होगा, वाई मेरा कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि वाई हमारा क्या हो गया? ये हो गया कि हमें पता करने की केस स्टडी ही बता देती है कि आपको कौन से वाले वेरिएबल को डिपेंडेंट लेने और कौन से को इंडिपेंडेंट लेने। उसके बाद है नेम। भाई नेम हर पर्सन का नाम दे रखा है। उसके बाद दे रखा उसका जेंडर, वो मेल थी या फीमेल थी। अच्छा आपको एक चीज तो पता होगी, आपने मूवी देखी होगी तो आपने एक एनालिसिस तो खुद से भी लगा दिया होगा कि यार जो फीमेल थी उनको पहले बचने का चांस दिया गया था एज कंपेयर टू मेल। उसके बाद आपका क्या कॉलम आता है? एज। एज भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि वहां पे जो टाइटैनिक में बचने की जो रेट था वो क्या था? वो ये था कि सबसे पहले बूढ़ों को और बच्चों को बचाया जाए, है ना। उसके बाद आता है आपका सिब एसपी, सॉरी सिब एसपी मतलब सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब जो पैसेंजर ने बोर्ड करा उसके कितने सिबलिंग्स हैं। प्रैच मतलब वो अपने फैमिली मेंबर्स को लेके गया है या नहीं गया। प्रैच मतलब टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स उसके कितने गए हैं उसके साथ। और सिबलिंग्स क्या है गाइस? उसके कितने भाई बहन उसके साथ हैं। फिर उसके टिकट का फेयर क्यों है। पर आप ये भी बता सकते हो कि फेयर भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि भाई फेयर डिफाइन करेगा आप कौन सी क्लास में बैठ रहे हो। और आखिरी में दे रखा है एम्बार्क। जैसा कि आप जानते हो टाइटैनिक जब चला था तो जैसे सपोज करो वो यहाँ ये इंग्लैंड है, साउथ हैम्पटन इंग्लैंड का, और ये है न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ऐसा तो है नहीं टाइटैनिक ने मुंह उठाया और सीधे निकल गया न्यूयॉर्क के लिए। भाई वो एक जगह नहीं, पहले इंग्लैंड से गया, वो कहाँ पे? साउथ हैम्पटन से वो गया सी डेस्टिनेशन पे, सी से गया क्यूंसलैंड, और क्यूंसलैंड से गया न्यूयॉर्क। पर न्यूयॉर्क पहुंचा नहीं, क्योंकि उसको क्या मिल गया? यहाँ पे आइसबर्ग मिल गया और यहीं पर वो क्या हो गया? सिंक हो गया। तो अब सबसे सिंपल बात है भाई, इंग्लैंड, कुछ लोग इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से चले होंगे, कुछ लोग इस सी वाले डेस्टिनेशन पे चढ़े होंगे, बोर्ड शिप करा होगा, और किसी ने क्या करा होगा? ये शिप बोर्ड करा होगा। तो हमारे डेटा में क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी। तो जब हम ईडीए करेंगे तो हमें हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को वहां पे क्या डिफाइन करना पड़ता है? डिफाइन करना होता है। तो कैसे डिफाइन करते हैं? विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट ईडीए यूजिंग सीबॉन ऑफ आरएमएस टाइटैनिक। तो सबसे पहले गाइज आप देखोगे यहाँ पे
जो सबसे पहला कॉलम, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले कॉलम्स नेम लेते हैं। और आई इन एंड प्रिंट, कॉलम्स के नाम आ गए। हर कॉलम के नाम है, उनको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करके यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन भी तो बनाना होता है ना, तो डिस्क्रिप्शन के लिए क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन इसमें लिख सकता हूँ, डिस्क्लेमर क्या है इसका। सो जो पैसेंजर है वो पैसेंजर की क्लास को डिनोट कर रहा। पैसेंजर की क्लास मतलब कि पैसेंजर की क्लास क्या होगी, तो पैसेंजर क्लास। अब जो क्लास है वो पैसेंजर की क्लास है, वो हमारे पास क्या दे रखी है, हमारे पास फर्स्ट क्लास दे रखी है, हमारे पास सेकंड क्लास दे रखी है और हमारे पास थर्ड क्लास दे रखी है। मतलब पैसेंजर हमारे पास कितनी क्लास के हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ठीक, उसके बाद जो हमें क्या दे रखा है डेटा के अंदर, हमें डेटा के दे रखे के अंदर सर्वाइव। सर्वाइव मतलब इफ इट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और इन केस ऑफ accident whether the person lived or died। ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई इसकी। नेम, नेम क्या है, ईच पर्सन नेम। उसके बाद ये क्या है, ये आपका जेंडर है, दिस इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर में भी आपके पास कितनी क्लास है, जेंडर में आपके पास जो क्लास है वो या तो क्या होगी, या तो मेल होगी, या तो क्या होगी, फीमेल होगी। भाई ज्यादा से ज्यादा अगर क्या होगा, तो उसमें ट्रांसजेंडर इक्वालिटी होगी, तो वो क्या लिख सकता है, पर्सन भी लिख सकता है ट्रांसजेंडर। या तो ये होगी, ये होगी, ये होगी, बट वहां पे उस टाइम ट्रांसजेंडर का तो कोई मतलब नहीं था, तो ये क्या है, मेल और फीमेल। उसके बाद जो हमारा कॉलम आया वो क्या है गाइस, वो हमारा है एज। एज क्या है, ये पर्सन की एज है, ये क्या है, पैसेंजर एज। और ये गाइस किस तरह का वेरिएबल है, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, आप भी जानते हैं। ये किस तरह का वेरिएबल है, वेरिएबल का टाइप भी लिखते जाते हैं, कैटेगोरिकल। ये भी किस तरह का है, ये भी कैटेगोरिकल है। ठीक, नाउ ये क्या है मेरा, सिब एसपी। जो सिब एसपी होता है वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ सिबलिंग या स्पाउस अबोर्डेड, नंबर ऑफ सिबलिंग और स्पाउस अबॉर्ड। मतलब उसके सिबलिंग्स कितने हैं, भाई बहन कितने हैं। पैट स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कितने लोगों ने, कितने पेरेंट्स हैं बोर्ड पे और कितने चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं बोर्ड पे मतलब जिनने शिप को पकड़ा है। फेयर, ये क्या है, ये टिकट का कॉस्ट है। एम्बार्क, एम्बार्क क्या है, एम्बार्क लोकेशन पॉइंट है गाइस, लोकेशन वेयर टाइटैनिक टेक द पैसेंजर। कहा कौन कौन सी लोकेशन दे रखी है, यहाँ पे सबसे पहले दे रखी है सी, सी स्टैंड फॉर चेकबर्ग, क्यू स्टैंड फॉर क्यूंसटाउन,
एंड S स्टैंड फॉर साउथहैम्पटन। S स्टैंड फॉर साउथहैम्पटन। तो गाइज ये किस किस चीज के लिए, ये इस चीज के लिए बिलोंग करते हैं। आपको डेटा के अंदर ये पता पड़ गई कौन सी वाली चीज क्या है, और ये भी कैसा है, कैटेगोरिकल। तो कैटेगोरिकल में क्या होता है, अब ईडीए क्या होता है, ईडीए में क्या करते हैं हम, डेटा में से हिडन पैटर्न और स्पेशल एनालिसिस या स्पेशल एनालिसिस फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं एनालिसिस, उस पर हमारा आज मेन फोकस रहेगा पूरे टाइम। अब जो भी टाइम हमारे पास है हाफ एन आवर। तो सबसे पहला हमने क्या करा, हमने ये देखा कि यार सबसे ज्यादा लोग कहां से चढ़े हैं। सबसे पहला हम देखते हैं इसका ईडीए में पहला क्वेश्चन है हमारा, खुद से क्वेश्चन करना पड़ता है डेटा साइंटिस्ट के, फ्रॉम वेयर large number of person aboard the ship। कहां से सबसे ज्यादा लोगों ने शिप को अबॉर्ड करा है, पकड़ा है। तो भाई अबॉर्ड करने की लोकेशन तो ये है। तो लोकेशन में अगर मैं देखूं डेटा, और उसके अंदर क्या दूं, एम्बार्क्ड डॉट हेड, तो ये मेरे को देगी वो लोकेशन के बारे में। बट मुझे इसमें क्या निकालना है, इसमें मुझे काउंट निकालना है, कौन से वेरिएबल का क्या काउंट है। तो कैसे निकालता हूं, मैं लिखूंगा डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। जब मैं ये रन इस पर कराऊंगा तो क्या होगा, ये मेरे को एक वैल्यू देगा हर एक चीज की। तो आपने यहां से वैल्यू निकाली और यहां से क्या देखा कि मैक्सिमम पीपल या मैक्सिमम पर्सन या मैक्सिमम पैसेंजर बोर्ड फ्रॉम साउथहैम्पटन। सबसे ज्यादा लोग कहां से चढ़े गाइस, साउथहैम्पटन से चढ़े। यहां से टाइटैनिक स्टार्ट हुआ। तो ये एनालिसिस हुआ, पहला एनालिसिस आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा फर्स्ट एनालिसिस आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, फीचर्स निकालते हैं। फीचर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फीचर्स। तो जैसे मैंने ये लिया, मैंने क्या लिया, मैंने फीचर सिलेक्ट निकाले। फीचर्स, फीचर में क्या करेंगे, जो टाइटैनिक का जो डेटा है उसके जो हमारे फीचर्स हैं, जैसे हमारे पास कई सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल थे, कई सारे हमारे पास टेक्स्ट डेटा था, उसके बेसिस पर हम क्या निकालते हैं, इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स। तो जैसे सीबॉर्न में सबसे पहला प्लॉट, अब सीबॉर्न में जो हम प्लॉट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहला प्लॉट जिसको हम कहते हैं कैट प्लॉट। तो कैट प्लॉट में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि जेंडर और सर्वाइवल वाले में आप मुझे काउंट के बेसिस पे बताओ। मतलब मुझे क्या बनाना है, मुझे एक कैट प्लॉट बनाना है जिसमें क्या होगा, जेंडर, सर्वाइवल, इनके बेसिस पे आप मुझे बताओ कि कौन से वाले में किसमें ज्यादा लोग बचे। तो जो कैट प्लॉट होता है ना, वो बेसिकली हमारा क्या होता है, काउंट प्लॉट होता है। ये काउंट बताएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस डॉट, सबसे पहले लिखूंगा कैट प्लॉट। कैट प्लॉट के अंदर दूंगा पहला एक्स, एक्स में क्या जाएगा, मेरा जेंडर। तो यहां पे लिख दूंगा डेटा, और इसके अंदर जो मेरा जाएगा जेंडर वाला, और जेंडर मेरा ये है,
कॉमा, दूसरा दूंगा y। अब y में क्या लेना चाहते हो भाई? y में मैं कुछ नहीं लेना चाहता हूं, मैं ह्यू में लेना चाहता हूं। ह्यू मतलब उसका लेबल्ड 0 और 1 के रिस्पेक्ट में। तो मैं ह्यू में क्या ले लेता हूं? डेटा सर्वाइव, कॉमा, उसके बाद मैं लेना चाहता हूं किसमें? काइंड कैसा हो, इसका काइंड कैसा हो? काइंड हो काउंट, क्योंकि मैं काउंट प्लॉट बनाना चाहता हूं, कॉमा, डेटा कौन सा हो? डेटा बताओ किस डेटा में से बनाने हैं? डेटा में से बना। जब मैं इसको रन करूंगा तो जो मेरा गाइस ये आएगा वो क्या आएगा? वो ऐसा आएगा, काउंट प्लॉट। देख लो जरा। ओके, सर्वाइव वाला शायद मिला नहीं होगा, जस्ट अ सेकेंड। सर्वाइव वाला ठीक है, ऐसे लिखा है। वेयर इज सर्वाइव वन? Now what it is saying that there are some ambiguities. Ambiguities मतलब ओके, मतलब इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो हमें काम करते हैं, हम अपना पहले प्लॉट देखते हैं, कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। तो डेटा, अब देखो ईडीए के साथ मैं आपको डेटा क्लीनिंग भी करा दूंगा साथ साथ, और इसके ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कराऊंगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो आज हमारा ये भी चलेगा और डेटा क्लीनिंग भी चलेगा साथ साथ में। तो जैसे मैंने ये लिया, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Okay, so now I will check data dot is null dot sum. Any missing values in up here? Yes, there is missing value somewhere around here, and the value missing is 261. Okay, अगर मेरे को missing values heat chart के through देखने हैं या heat map के through देखने हैं, so I will say data, or I will say SNS dot heat map data dot is null. So what it will give? It will give me a heat chart. Heat chart क्या होता है गाइस? हीट चार्ट क्या होता है? जैसे आपका, आप एनालिसिस करो और एनालिसिस में आपको यहाँ पे जो प्लॉट दिख रहा होगा उसमें देख रहे होगे कि जो एज वाले कॉलम में उसमें कुछ व्हाइट 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 करके आ रहे होंगे। ये दिख रहा है व्हाइट 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 व्हाइट, जो व्हाइट लाइंस हैं, ये व्हाइट लाइंस आपको क्या डिफाइन कर रही है? ये डिफाइन कर रही है कि ये मिसिंग वैल्यूज है। No, it is not correlation plot. Heat map is not correlation plot. Heat map क्या करता है? जो आपका हीट मैप है ना गाइस, हीट मैप आपका क्या होता है? मिसिंग वैल्यू को डिफाइन करने में हेल्प करता है। जैसे ये देखो, जहां जहां पर ये मिसिंग वैल्यूज होंगी ना, वहां वहां ये व्हाइट लाइन शो कर देगा। एडवांटेज ये है कि आप विजुअली भी देख सकते हो। इट्स बेसिकली अ विजुअलाइजेशन। अब अगर जब मैं फिलअप कर दूंगा ना वैल्यू को,
तो क्या होगा, ये वैल्यू सारी एक ही कलर की हो जाएंगी। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर कभी कभार तुम इंडस्ट्री में गए और इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्लॉट तुम्हारे सामने आ गया, ठीक है, और तुमसे तुम्हारा बॉस कह रहा है या इंटरव्यू में पूछा कि यार इसमें मिसिंग वैल्यू है या नहीं, तो क्या बताते, भाई पता तो होना चाहिए ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये भी क्या है, मिसिंग वाले को डिनोट करता है। अगर मैं इसकी वैल्यू फिलअप कर दूं, तो सपोज करो मैं अभी इसका वो नहीं देख रहा हूँ, मैं इसका वो नहीं देख रहा हूँ, मिसिंग वैल्यू है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो डेटा किसका, एज वाले का, एज डॉट फिल एन ए डेटा एज, ओ सॉरी हिस्टोग्राम देखना है, सो प्लॉट डॉट हिस्ट एंड सो ऑन। भाई ये कैसा है, ये यूडीएफ कैसा है, ये बेल शेप कहूंगा या वाला कर्व कहूंगा, स्क्यूनेस टाइप का, राइट स्क्यूड, बेल शेप, राइट स्क्यूड। बहुत सारे लोगों को बेल शेप और राइट स्क्यूड में डिफरेंस लग रहा है, तो डिफरेंस होना भी चाहिए भाई, बहुत सही, बहुत अच्छा। बट एक बात बताओ, यहाँ पे देखना जरा, तो मैंने क्या करा था, अब एक काम करो, अगर कभी कभार ऐसा आ जाए करे, तो क्या देखो, डेटा का मीन, डेटा एज मीडियन, और दोनों की वैल्यू में अगर ज्यादा डिफरेंस ना हो तो मीन, अगर 1-2% का डिफरेंस हो तो मीडियन। तो पहले क्या कराऊंगा, पहले मीन निकालूंगा फिर मीडियन निकालूंगा। भाई एक का डिफरेंस आ रहा, ठीक है, तो बोल सकते हैं राइट स्क्यूड है। तो अगर मैं गाऊं डेटा एज डॉट फिल एन ए डेटा एज वाला डॉट मीडियन कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूं मैं, सीबॉन से हीट मैप देखता हूं, फिर से फिलअप करने के बाद, तो देखना जरा, ये हो गया। उसके बाद देखो जरा, जब मैं इसको रन करूंगा तो यूनिफॉर्म कलर का आ गया, आगे यूनिफॉर्म कलर का, इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। इट सेज दैट इट डोंट हैव एनी मिसिंग वैल्यू इनसाइड इट। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अपना कैट प्लॉट बनाते हैं। कैट प्लॉट हमने बनाया, और कैट प्लॉट से जो हमें पता पड़ा कि मेल और फीमेल, यहाँ पे देखो ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। और मेल फीमेल में यहाँ पर 2 प्लॉट बने हैं, एक प्लॉट ये बना, एक प्लॉट ये बना, बट हमें ये नहीं पता ये सर्वाइव वाला है या ये डेथ का है, या ये डेथ का है और ये सर्वाइव वाला है। भाई हमें ये नहीं पता पड़ रहा ना, तो मतलब प्लॉट में कोई ना कोई एरर आ रहा है, गलती हो रही है प्लॉट बनाते टाइम। तो चलिए, प्लॉट बनाते टाइम कुछ एरर आ रहा है या गलती हो रही है, तो हम उसको देखते हैं। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यार इसमें क्या इश्यू हो सकता है। भाई काउंट प्लॉट की और कोई कैटेगरी है, चलो अभी काम करा हमने, काउंट प्लॉट की और एक कैटेगरी देखने से बेटर है हम इसमें ना वायलेंट प्लॉट बना के देखते हैं। और वायलेंट प्लॉट हमारा ये बता पाएगा कि ये एज या डेटा को कैसे डिपेंड कर रहा है। तो मैं नीचे आता हूं और मैं यहाँ पे कहता हूँ वायलेंट प्लॉट देता हूँ, मैं लिखता हूँ SNS डॉट, यहाँ पे वायलेंट प्लॉट होगा तो वायलेंट प्लॉट
वायलेंट प्लॉट के अंदर आप देखते हैं एक्स मैंने दिया डेटा, इसमें ये वाला कॉलम, कॉमा वाई मैं क्या देना चाहता हूं, मैं एज देना चाहता हूं, मैंने लिखा डेटा के अंदर लिखा मैंने एज, कॉमा इसके अंदर मैं ह्यू मतलब कंपैरिजन के लिए लेना चाहता हूं सरवाइव, तो मैंने लिखा डेटा सर्वाइव्ड, कॉमा डेटा कौन सा लेना है आपने, डेटा लेना है टाइटैनिक वाला, तो मैंने लिख दिया डेटा इक्वल टू डेटा, कॉमा इसमें होता है स्प्लिट बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, ट्रू। ये लिया मैंने, इसको रन करा, तो यहां पर देखो एक वायलेंट प्लॉट बन के आया। वायलेंट प्लॉट ही है। वायलेंट प्लॉट क्या डिस्क्राइब करता है, बेसिकली वायलेंट प्लॉट हम यूज करते हैं किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए। ये मेरा कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए बेसिकली ज्यादातर यूज होता है। इस प्लॉट में क्या क्या दिख रहा होगा, जरा यहाँ ध्यान से देखना, अगर आप इसको देख पा रहे होगे, लीजेंड्स ये हैं 0 और 1। 0 मतलब पर्सन नहीं बचा, 1 मतलब बच गया, भाई यही कहोगे ना, क्योंकि अगर मैं ऊपर आऊं, जरा ऊपर वाले प्लॉट को देखना, अभी एकदम से समझ में आ जाएगा। नहीं, दोनों का साइज सेम नहीं है, साइज, ऐसे इंटरप्रेट नहीं करो इसको। पहले जरा ऊपर आओ, नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है कि जो ब्लू है वो 0 है, येलो है वो 1 है, तो येलो है वो 1 है, मतलब जो येलो वाला है वो 1 है, ये क्या है 0 है, ये 0 है, ये 1 है। 1 मतलब पर्सन बच गया, ही लिव्ड, और ये क्या है, ही डाइड। ओके, आई विल कम टू दैट आल्सो फिगर साइज, बट अभी जरा मैं अगर आपको विजुअलाइजेशन ऐसा बताऊं, जरा एक चीज देखना, जरा ये देखो जरा, जैसे मैंने एक प्लॉट बनाया है ऐसा, हाँ वो कॉन्टिन्यूअस थ्रू कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, वो एक्चुअली जो मैंने कोड लिखा है ना वही होगा, मेरे को इसमें देखना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ टर्म मिसिंग हो रहा है, मैं उसको देख लूंगा अभी। तो जैसे ही मेरा देखो जरा, ये है, ये प्लॉट है मेरा, अगर ये है मेरा फीमेल के लिए, ठीक है, और ये प्लॉट है मेरा मेल के लिए, ये डेड का है, ये लिव का है, ये किसका मेरा लिव का, और ये डेड का। अब जरा दोनों में कंपेयर करो भाई, चांसेस ऑफ सर्वाइविंग कौन ज्यादा है, फीमेल और मेल? ऑब्वियसली बात है फीमेल ज्यादा है, और यही हमारी मूवी में भी दिखाया गया है ना। ओके, अब अगर मैं इसके नीचे करूं, इसके नीचे वाले प्लॉट पर आऊं, तो यहाँ पर जो प्लॉट है गाइस वो ऐसा दे रखा है, कुछ ऐसा। तो सबसे पहले जरा मुझे दिखाने दो एक, अब इस प्लॉट के अंदर ना दो चीजें हैं, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ फीमेल की। तो फीमेल में देखना, जो ब्लू वाला काउंट है, ब्लू वाला वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू येलो वाले के, जबकि मेल वाले में क्या है, येलो वाला ज्यादा बड़ा दिखा रहा है एज कंपेयर टू ब्लू वाला। तो ऊपर वाले से ही कंपेयर कर लो इसको, इसका मतलब जो फीमेल है उनकी बचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा और मेल की कम, और फीमेल में भी जो बचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है वो 30 साल तक की ज्यादा आ रही है। मतलब अगर मैं इस प्लॉट को यहां से बोलूं कि 50 साल और 10 साल, मतलब 10 to 50 ईयर वाली जो लेडीज हैं वो सबसे ज्यादा बची होंगी इसके। और अगर मेल की बात करूं
तो मेल में कौन से बचे? मेल में सबसे ज्यादा लोग जो बचे हैं वो बचे हैं 10 साल से 35 साल वाले। मेल में ये लोग ज्यादा बचे, फीमेल में ये ज्यादा। बट आपको जान के खुशी होगी, ये इंटरप्रिटेशन आपको करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। बट फिर भी मैंने ईडीए थोड़ा इंट्रोड्यूस करा आपको कि ईडीए में हम करते क्या है। ईडीए में क्या है, हम डेटा से इनसाइट निकालना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ये डेटा इंटरप्रेट करना होता है। तो ये हमारा काम सबसे ज्यादा किस में होता है? डेटा एनालिटिक्स में होता है। इसलिए वहां पर एनालिसिस 3 तरह की होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। मशीन लर्निंग केवल प्रेडिक्टिव मॉडलिंग पे काम करती है, इसलिए हम डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं करते हैं और प्रेडिक्टिव की बात नहीं करते। तो इसको हम करते हैं क्या? रिमूव। और कहां पर आते हैं? अपने मेन वाले। तो ये समझे ईडीए का मतलब क्या होता है, ईडीए क्यों करते हैं, ईडीए से क्या निकालते होंगे, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया ईडीए का? आइडिया इज क्लियर? आइडिया क्लियर हुआ गाइस? ओके, तो चलो अब आइडिया क्लियर हो गया ना, तो हम अपने डेटा क्लीनिंग पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि कल हमें इस पे क्या लगाना है? मशीन लर्निंग। और कल हमारा जैक बचेगा या मरेगा। तो कल हम जैक डॉसन को लेके आएंगे, टेस्ट करेंगे अपने मॉडल पे कि जैक डॉसन बच रहा है या मर रहा है। तो पहले डेटा को क्लीन कर लेते हैं। तो डेटा क्लीनिंग कैसी होगी? कुछ हर एक तरह से। तो हमें इररेलेवेंट डेटा और रेलेवेंट डेटा में डिफरेंस निकालना है। तो आपने लिखा डेटा डॉट कॉलम्स। जब आपने डेटा डॉट कॉलम्स चेक करा तो आपने देखा कि इसमें नेम वाला भी आ रहा है, मतलब इसके अंदर एक नेम वाला कॉलम है। आपने नेम वाले को चेक करा तो आपने देखा कि नेम वाले में क्या आएगा, देखो जरा, ये नेम। जब मैंने इसको रन करा तो मेरे पास क्या आया? यहाँ पे ये नेम आए। नहीं, ईडीए में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ईडीए तभी तो कहते हैं इसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब बिना कुछ करे, मतलब बिना कुछ करे मतलब बिना मशीन लर्निंग लगाए आप उसके अंदर से एनालिसिस निकालना स्टार्ट कर दिया, वो एनालिसिस का पार्ट है। बट कोई पूछ लिए ईडीए होता क्या है, तो आपको इतना स्टेट पे हो इंटरव्यू में बताने के लिए कि ईडीए ये होता है, उसमें बिना मशीन लर्निंग टेक्निक लगाए डेटा से इनसाइड हम जनरेट करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप जब एग्जाम में जाते हो या कहीं भी जाते हो, कोई भी स्टूडेंट जाता है, तो क्या उसका रोल नंबर डिसाइड करता है वो पास होगा या फेल होगा, या उसका नाम डिसाइड करता है वो पास होगा या फेल होगा? कभी नहीं डिफाइन करता है। तो सेम वे में क्या ये हमारे पास ये जो नेम है, क्या ये नेम इंपॉर्टेंट रहेंगे कुछ भी एनालिसिस के लिए? नहीं रहेंगे। तो हम क्या करेंगे? नेम वाले को हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? डेटा डॉट पॉप और उसके अंदर क्या दे देंगे? नेम। और हम देख लेंगे डेटा डॉट इन्फो। जब मैंने इन दोनों को रन करा तो मेरे को इंफॉर्मेशन मिली, देखो पैसेंजर। अब देखो इंफॉर्मेशन कैसी होगी मेरे डेटा की, इस तरह से। भाई मिसिंग वैल्यू फिलअप हो चुकी है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं है, मिसिंग वैल्यू तो हो चुकी है। अब मिसिंग वैल्यू हो चुकी है तो मेरे को क्या देखना है? कैटेगोरिकल डेटा। और कैटेगोरिकल डेटा मेरे पास केवल किस में है? ये देखो, जेंडर के अंदर है और किसके अंदर है? एम्बार के अंदर। तो हम क्या करते हैं? हम लेबल एनकोडिंग कर लेते हैं, क्योंकि बाइनरी क्लास ही तो है 1 0 और 1 2 3। तो हमने क्या करा? इसको लेबल एनकोडिंग कर ली जल्दी काम करने के लिए। तो लेबल एनकोडिंग कर लो, या क्या कर लो? 1 हॉट एनकोडिंग या डमी वेरिएबल। बट प्रेफर करिए आप डमी वेरिएबल के साथ जाएं, गो फॉर डमी वेरिएबल। ठीक है, ट्राई करिएगा डमी वेरिएबल के साथ जाएं। सर्वाइव में तो 1 0 दे ही रखा है ऑलरेडी। सर्वाइव में नहीं है, सर्वाइव में तो इन टाइप का है ना, सर्वाइव में तो 1 0 दे रखा है।
सर्वाइव में हमें 1 दे रखा है और 0 दे रखा है। 1 मतलब नहीं बचा, डेड। 0 मतलब अलाइव। वो तो ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो हमें उसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, तो मैं करता हूं, मैं लेवल एनकोडिंग लगाता हूं। मैं लिखता हूं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग import लेवल एनकोडर। ये लिया, रन कर दिया। लेवल एनकोडर एलई से मैंने लेवल एनकोडर का क्या बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया। मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लेवल एनकोडर ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया और इसको रन करा दिया, रन हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेवल एनकोडिंग फिट करना है, तो डेटा किस किस के ऊपर फिट करना है, मैंने कहा जेंडर इक्वल टू। अब कभी कभी क्या होता है गाइस, जेंडर में सपोज करो कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, डेटा क्लीनिंग की बात हो रही है, तो पहले मैं इसको कर देता हूं, फिर मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूंगा। कभी कभार ऐसा भी हो जाता, तो वहां पे 3 कैटेगरी बना देगा, तब क्या करोगे, तब क्या मैनुअली ओवरराइट करोगे, नहीं, तब रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं अभी बताता हूं आपको। जैसे देखिए जरा, ये है जैसे आपके पास, आपने इस पे लेवल एनकोडिंग लगा दी, मैंने लिख दिया क्या, एली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डेटा जेंडर वाला, ये हो गया, ठीक है। और वैसे किसको कर लेता हूं, एम्बार्क वाले को। एम्बार्क वाला भी हो गया। अब मैं आता हूं किस पे, एक केस पे, एक स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक केस में क्या दे रखा है आपका, जैसे आपके पास एक डेटा है, उसमें क्या दे रखा है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर दे रखा है जेंडर, और जेंडर के अंदर क्या हो गया, गलती से किसी ने टाइपिस्ट ने टाइप करते टाइम ये मेल कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, मेल कर दिया, एक बार ऐसे लग दिया, इसको फीमेल कर दिया, तो फीमेल कर दिया, और इसको क्या कर दिया, कर दिया, या मेल मोल कर लेते हैं, मोल मोल कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। देखो गाइस, आपके पास पाइथन कैसी है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हाँ, डमी वेरिएबल भी बना सकते हैं, डमी वेरिएबल भी बना सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है डमी नहीं बना सकते, आप डमी भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, जैसे मैं आपसे लिखता हूं डेटा, तो जैसे अगर यहाँ पर देखो इतनी सारी चीजें हैं बिल्कुल, तो अगर मैं देखता हूं डेटा डी के अंदर जेंडर डॉट वैल्यू काउंट, वैल्यूज काउंट है या वैल्यू काउंट है, टू सी। ओके, ये नहीं है तो शायद वैल्यूज काउंट होगा, नहीं होगा तो वैल्यू काउंट होगा, यू हैव टू चेक फर्दरली। तो वैल्यूज नहीं होगा तो वैल्यू काउंट होगा। व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया,
Before I have used value count, I think so. Value underscore counts. Okay. Now what it is saying that D, it must be integer or not string. Why? It is string तो ले रहा था. Just a second. Oh, sorry. I have not defined dictionary. डिक्शनरी तो मैंने डिफाइन ही नहीं करी थी. डेटा फ्रेम बनता कैसे? आई हैव नॉट डिफाइंड डिक्शनरी गाइस, इसलिए डिक्शनरी. अब देखो सारी की सारी काउंट क्या होगी? 1 हो रही है. अब क्या जेंडर देखो हर एक चीज को अलग काउंट कर रहा है या नहीं कर रहा? अब अगर डमी बनाते तो कितने इतने सारे डमी बन जाते. हमें क्या करना पड़ता है? हमें इस तरह के डेटा को भी क्लीन करना पड़ता है. ये भी क्या है, हमें इसकी भी क्लीनिंग करनी पड़ सकती है कभी कभी. तो हम क्या करते हैं, हम इसमें जैसे मैंने ये लिया डी, मैंने लिया जेंडर इक्वल टू डी जेंडर डॉट. अब आपने लिखा इसमें रिप्लेस. रिप्लेस में क्या करा आपने? स्ट्रिंग फॉर्म में दे दी. आपने लिखा कि जो मोल है उसको किससे रिप्लेस कर दो? मेल से. ठीक है. और आपने प्रिंट करके देखा किसको? डी को. जैसे आपने पहला स्टेटमेंट चलाया ये. अब देखो मोल किससे रिप्लेस हो गया? मेल के साथ. दिख रहा है यहाँ पे? मोल मेल से रिप्लेस हो गया कि नहीं हुआ? और अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो आप इसमें भी देख सकते हो, या फिर से देख लो अगर आपको देखना हो. जेंडर काउंट मेल 2 हो गया. यस और नो? अब आपके माइंड में ये आया कि सर जब हमने एक काउंट हमने चेंज कर ही दिया है तो सर हम और कुछ चेंज कर सकते हैं. हाँ यार, जो आपको चेंज करना है वो करो. आपके पास जो कैपिटल में लिख सकते हो उसको को भी स्मॉल में ले आओ. किसी ने गलती से कर दिया हो कॉमा, आपने कहा सर मुझे एक और पैरामीटर चेंज करना है, जो कैपिटल फीमेल है उसको स्मॉल फीमेल में करना है. तो जो मैंने लिखा कैपिटल फीमेल, उसको किस में चेंज करना है? स्मॉल फीमेल में, ताकि मैं यूनिफॉर्मिटी बना सकूं डेटा में. कोई नहीं यार, ये लो ये कर दो और उसके बाद क्या कर दो. अब क्या हुआ कि एक कैपिटल एफ वाला भी था. ऑब्वियसली काफी टाइम लगता है, 6 महीने लग जाते हैं डेटा क्लीनिंग में गाइस. और डेटा क्लीनिंग एक इतनी आसान थोड़ी होती है. आपको लगता है कि एक दिन में मॉडल बन जाता हो कंपनीज का? नहीं, 2-2.5 महीने लग जाता है मॉडल बनने में. एक मॉडल 1-1 महीना ले आता है मॉडल बनने में. रेगुलरली 8 घंटे काम होता है मॉडल के ऊपर और 1 महीने लगता है, जिसमें से 20 डेज वर्किंग होती है. तो 8 into 2 160 आवर्स लग जाते हैं मॉडल बिल्डअप होने में. आपको क्या लगा एक दिन में मॉडल बनते होंगे? नहीं, बहुत टाइम लगता है. तो जैसे आपने कहा आप इसमें एक और आपको चेंज करने हैं. देखो जरा, आपने इस पार्ट को कॉपी करा. वैसे मैं एक ही में ही कर सकता था सारी, बट यहाँ पे मैं फीमेल, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देना है? फीमेल. हो गया. और फाइनली जब मैंने देखा तो मेरा डेटा काफी हद तक क्लीन हो गया. और जब मैंने डेटा को प्रिंट करके देखा तो देखो मेरा आ गया मेल मेल फीमेल 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 मेल. जबकि पहले क्या था, अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन कराऊं या इस पर्टिकुलर वाले को जो मेरा जेंडर वाला है उसको डी में ऐड कर दूं तो मेरा, तुम जानते हो ना क्या आया था. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया गाइस कि नहीं हुआ? कि आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो? क्लीनिंग कर सकते हो स्पेसिफिक केस. क्लियर इनफ?
तो हम अपने डेटा पे थे, हम अपने डेटा टाइटैनिक वाले डेटा की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। उस वाले में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, सारे के सारे काउंट भी फिलअप हो गए, मतलब सारे के सारे फिलअप भी हो गए और सारे के सारे इंटीजर में भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आज इतना ही रखते हैं। हम कल कहां से स्टार्ट करेंगे? कल हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करती है, उसकी बैकएंड वर्किंग, मैथमेटिकल प्रूफ, और कल हम जैक डॉसन को देखेंगे कि हमारा जो जैक था वो बचा या नहीं बचा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट जैक फॉलोज। तो जैक की आप मैन्युअली कंडीशन क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो एक यूजर डिफाइनिंग कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट बना देंगे कि आपको प्रिडिक्शन करना है तो 1 दबाइए, और अगर आपको प्रोग्राम से एग्जिट करना है तो 2 दबाइए। 1 दबाओगे, एंट्रीज फिलअप करो, एंट्रीज फिलअप करने के बाद आपको मॉडल बताएगा कि आपका पर्सन सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो कल हम क्या करने वाले हैं, कल का जो हमारा वो रहेगा परफॉर्मा, क्या रहेगा गाइस? सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मैथ्स एंड वर्किंग। उसके बाद हम क्या देखेंगे गाइस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से मॉडलिंग, और फिर हम देखेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्योंकि जैसे आपने आरएमएस देखा था ना, आर स्क्वायर देखा था, ऐसे ही किसी भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखेंगे और देखेंगे आरओसी एंड एयूसी का। तो ये हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा कल का। कल हुआ परसों हुआ, जितना टाइम लगेगा हम देखेंगे उसको। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन हैव अ नाइस डे। सर